नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो कल से लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर जारी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग तरह की मीटिंग्स जो है कर रहे हैं और ये मीटिंग की तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं, जब सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ और जरूरी जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की थी कल प्रधानमंत्री ने। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी आज की गई है और ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबरें सामने निकल कर आई हैं कि सेना को पूरी छूट जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है कि वो जिस तरह का जो भी कदम उठाना चाहे वो आगे उठा सकते हैं। अब से कुछ देर पहले कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और ये मीटिंग काफी देर चली। अभी बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितना भी देश को बताया जाना होगा वो देश के सामने उन बातों को रखा जाएगा, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई जिसमें 27 बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश कब कार्रवाई करने जा रहा है और जिम्मेदारी किसकी तय होगी, ये सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। और ऐसे में कल से लेकर अब तक जिस तरह से 4 मीटिंग्स हुई हैं और मीटिंग्स का दौर लगातार आज भी चला, उसके बाद अब ये श्योरिटी लगभग दी जा रही है कि आगे आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक होने जा रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान को डर सता रहा है और रात को 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि उनको उनके सूत्रों से पता चला है कि बड़ी सैन्य कार्रवाई भारत जो है वो कभी भी पाकिस्तान पर कर सकता है। ऐसे में यूएन की जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से ही बात की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वॉर के एक हम कह सकते हैं कि हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जंग के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें जंग को किस तरह से टाला जाए बताया जा रहा है कि यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने दोनों देशों से बात की है। ऐसे में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ बड़े बदलाव भी यहाँ पर किए गए हैं सरकार की तरफ से। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि सरकार की तरफ से जो बदलाव किए गए हैं उनमें नई नियुक्तियां भी की गई हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव किया है और पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया है। तो ये सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो है इसमें बड़ा बदलाव किया गया है और रॉ के जो चीफ रह चुके हैं उनको इसका अध्यक्ष जो है वो प्रमुख जो है आलोक जोशी, उनको बनाया गया है। इस सबके बीच मैं आपको ये भी बताऊं कि ये तो मैंने आपको बताया कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह के बड़े कदम उठा सकती है और देश पूरी तरीके से एकजुट है, सरकार के साथ है, देश के साथ है, क्योंकि देश के लिए ये मुश्किल घड़ी है, देश के ऊपर ये बड़ा हमला हुआ है और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार के साथ उनके हर कदम के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्ष की तमाम पार्टियां, वो लगातार ये कह रही हैं कि इस बार आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसा करने पर हम उनके साथ हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी आपने देखा कि किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है बीजेपी की तरफ से की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि कांग्रेस को लेकर ये कहा गया कि लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस है, ये लगातार उसको पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा है कांग्रेस को। अब हद तो ये हो गई कि राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी के 2 दिन के दौरे पर हैं और वहां पर आतंक के साथ राहुल गांधी इस तरह से पोस्टर जो है वो अमेठी में चिपकाए गए हैं। ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी ने लगातार एक भी बार एक शब्द इधर से उधर नहीं बोला, सिर्फ एक बात उन्होंने बोली कि वो सरकार के साथ हैं, वो जो भी कदम उठाएगी। उसके बाद भी आप देखिए कि किस तरह की हरकतें जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इस तरह के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, लगातार कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा है और देशद्रोही बताया जा रहा है, उस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। ऐसे वक्त में जब आपको दूसरे देशों को, आपको पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक साथ हैं, तो फिलहाल आप ये देखिए कि क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष में के जो लोग हैं वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें फिलहाल अभी आप देख रहे थे, मैं चाहूंगी फिर से वो तस्वीरें चलाई जाएं। राहुल गांधी कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर में उन्होंने
शुभम द्विवेदी जो हैं उनके परिवारजनों से मुलाकात की है कानपुर जाकर। और ये मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं कि ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसमें आप देखिए कि पहले राहुल गांधी अपना अमेरिका का दौरा रद्द करते हैं, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में शामिल होते हैं, उसके बाद वो सर्वदलीय बैठक के लिए सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, सर्वदलीय बैठक होती है और अब संसद का संयुक्त सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाए, इसके लिए प्रेशर जो है वो सरकार पर बनाया जा रहा है। इस सब के बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं शुभम द्विवेदी के परिवारजनों से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए शुभम द्विवेदी को, क्योंकि जिन लोगों की जान गई उनमें से एक कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी थे। ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं ये वो पोस्टर्स हैं जो अमेठी में लगे और बताया जा रहा है कि अब इन पोस्टर्स को हटाया गया है, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर ये पोस्टर्स किसने लगाए हैं। एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि भाई देश के लिए मुश्किल घड़ी है, सबको एक साथ होना चाहिए, विपक्ष उनका साथ देते हुए नजर आ रहा है, और ऐसे वक्त में ये ओछी राजनीति की जा रही है जहां पर आतंक के साथी राहुल गांधी को बताया जा रहा है, तमाम नेता जो हैं कांग्रेस के, उन पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। जबकि आप ये देखिए कि जब जब ऐसा लग रहा है कि हाँ कांग्रेस ने कोई गलती की है, कांग्रेस ने उसको रियलाइज करते हुए फौरन अपने उस कदम को वापस लिया है। जैसे कल की हम बात कर लें, जो पोस्टर जारी किया गया था, इट वाज इन अ बैड टेस्ट, तो वो उस पोस्टर को फौरन वापस हटा लिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद से एक एडवाइजरी जारी की गई और ये कहा गया कि सीडब्ल्यूसी के बाद जो एडवाइजरी जारी की गई थी वही जो कांग्रेस पार्टी है उसका ऑफिशियल वक्तव्य है, और ये गाइडलाइंस फिर से तमाम नेताओं को कही गई कि इससे इतर आपको कोई भी अपनी बात को नहीं कहना है। तो एक तरफ ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे निशिकांत दुबे की बात करें, गौरव भाटिया की बात करें, और उसी तरह से तमाम जो नेता हैं वो किस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में भी वो पैटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसे में मैं आपको ये बताऊं कि अभी कुछ देर पहले ही सुप्रिया श्रीनित जो हैं कांग्रेस की नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं चाहूंगी इस ट्वीट को आप जरा स्क्रीन पर लेकर आएं, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि बीजेपी सरकार को इस मुश्किल वक्त में समूचे विपक्ष का पूरा समर्थन है क्योंकि एकजुटता का समय है, लेकिन बीजेपी या खुद मोदी जी ने ऐसा नहीं किया था। 26/11 मुंबई आतंक हमला एकजुटता की घड़ी थी। 2 दिन बाद 28/11 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने जिस ओबरॉय होटल पर आतंकी हमला हुआ था उसके बाहर प्रेस वार्ता की थी और प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश को निराशाजनक बताया था। उसी दिन बीजेपी ने अखबार के पहले पन्ने पर आतंकी हमले का हवाला देते हुए विज्ञापन दिया जिसमें वोट मांगा गया था, और पर हमें और इनमें बहुत फर्क है, हमने इस देश के लिए शहादत दी है। तो ये साफ तौर पर फर्क बताने की कोशिश कांग्रेस की है कि हमने शहादत दी है देश के लिए। उनका सीधे तौर पर इशारा चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, उनकी तरफ है। और अब ये कह रहे हैं कि आप हमसे हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि राजनीति ना की जाए, लेकिन दूसरी तरफ जब 26/11 हुआ था तो उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब क्या किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने देखी थी, सबको याद है। और उसके बाद जो अखबार में पोस्टर जो है वो रिलीज किया गया था वो भी सबने देखा था कि किस तरह से उस पर वोट मांगे गए थे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो नैरेटिव की इस पूरी की पूरी हम जंग की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपर हैंड अपना जरूर ले लिया है। लगातार जिस तरह से वो एक स्वर में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, हम ये कह सकते हैं कि परसेप्शन की इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस कहीं ना कहीं एज लेती हुई नजर आई है और उसने देश को एक मैसेज दिया है कि राइवल्स होते हुए भी आप ये देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन सब पर बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से किस तरह की पॉलिटिक्स की जाती है। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब देश के ऊपर ये मुश्किल वक्त है तो आप ये देखिए कि कांग्रेस किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे ही वक्त में सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो किस तरह की पैटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दूसरी बात, संसद का स्पेशल सत्र बुलाने के लिए अब तमाम पार्टियों की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा करके हम एकजुटता का मैसेज पूरी दुनिया में देंगे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो लग रहा है कि सरकार के ऊपर ये प्रेशर काम करता हुआ नजर आ रहा है। अर्जुन मेघवाल की तरफ से ये कहा गया है कि हम इस पर सोच विचार
कर रहे हैं कि जो सत्र के लिए लगातार लेटर्स जो हैं वो उनको जो लिखे जा रहे हैं, सरकार को लेटर्स लिखे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द स्पेशल सेशन जो है दोनों ही सदनों का संयुक्त बुलाया जाए और इस पर अपनी बात को रखा जाए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप तीनों मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम को आप देख सकते हैं, किसान नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ मशहूर जर्नलिस्ट और विवेक देशपांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। विवेक जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत सिद्धार्थ जी मैं आपसे करना चाहूंगी, आपने कल से लेकर अब तक तमाम खबरें, तमाम हेडलाइंस ये सब देखी। आपने देखा कांग्रेस का क्या वक्तव्य है और आपने देखा बीजेपी उस पर किस तरह की सियासत कर रही है। अब ये कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, बड़ी कार्रवाई हो सकती है और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। कल हमने देखे कि एक तरफ ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि कोई भी बात जो है वो टीवी चैनल्स या हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से उन पर ना की जाए, लेकिन दूसरी तरफ वही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी उसकी वीडियो जो है वो सरकार की तरफ से जारी की जाती है। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? आवाज खोले सिद्धार्थ जी। कुछ भी होता है, हाँ, कुछ भी होता है तो राजनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन नागरिकों का कर्तव्य क्या होता है वो प्रमुख हो जाता है। तो किसी भी सरकार का पहला काम होता है हर नागरिक को 100% सुरक्षा देना। आवाम अगर सरकार से संस्कार चाहती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ झाला है, क्योंकि संस्कार तो हमारे घर में रखे हुए धर्म ग्रंथ भी दे देते हैं और मेरे संप्रदाय के धर्म गुरु भी दे सकते हैं, पर सुरक्षा देने के लिए तो जो सेना चाहिए, जो पुलिस चाहिए, वो तो सरकार के पास ही होती है। अमीर से अमीर आदमी भी ना अपना खुद का ना तो पुलिस रख सकता है, ना सेना रख सकता है, ना अस्त्र रख सकता है, ना शस्त्र रख सकता है। तो एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। भारत सरकार को भी ये पता है, इसीलिए पहलगाम हमले के तुरंत बाद सरकार ने ये मान लिया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। तो उसके बाद जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी ये कहा कि सरकार इसके बाद कोई भी कदम उठाएगी तो हर नागरिक का उसको समर्थन है। तो सवाल ये उठता है कि अब हर नागरिक का 3 कर्तव्य बन जाता है। पहला कर्तव्य ये कि सरकार से पूछे कि उससे सुरक्षा में चूक कहाँ हुई। दूसरा कर्तव्य ये बनता है कि शहीद सैलानियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार कोई भी कदम उठाए उसको पूरा का पूरा समर्थन दे। और तीसरा ये कि क्योंकि प्रधान जी ने अभी तक कहना है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो बुद्धिमानी दिखाते हुए आतंक के प्रायोजक पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए नायाब रास्ता सुझाना शुरू करे। तो जैसे सिंधु नदी का समझौता भारत ने रद्द किया या निलंबित किया, तो उसका पूरा का पूरा इस देश की जनता उसको समर्थन दे रही है। बलूचिस्तान को फिलिस्तीन जैसे अलग देश की मान्यता देने का कोई सुझाव भी दे सकता है, सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है, एक अच्छा सुझाव है। और सरकार को उसके कर्तव्य की हम याद भी दिला सकते हैं कि 1994 में नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की अगुवाई में भारतीय संसद ने यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में वापस लेगा। तो ये याद भी दिलाया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ेंगी। और जैसे आपके कार्यक्रम का शीर्षक बता रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में कुछ खास होने वाला है, तो इसको थोड़ी हमको गंभीरता से लेनी चाहिए इस चीज को। पूरी दुनिया में आजकल एक परिचय के भ्रम का संकट फैला हुआ है। वो परिचय का भ्रम का संकट ये है कि हम लोग व्यवस्था के बदले ना व्यक्ति पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिए हैं। खास करके जब से रात में 8 बजे कोई आके लॉकडाउन घोषित कर देता है, रात में 8 बजे कोई आके नोटबंदी घोषित कर देता है, तो हमको लगता है व्यक्ति प्रमुख है, लेकिन व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है, व्यवस्था प्रमुख होती है। भारतीय, आप कितना भी कोई भी वीडियो दिखा लीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति वही काम करते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको सलाह देता है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक अभी हो रही है। तो भारत अगर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करेगा तो वो सैन्य कार्रवाई की जानकारी हमें या तो राष्ट्रपति भवन से आएगी या तो वो सेना की तरफ से आएगी। ये दोनों के अलावा तीसरी कोई इकाई नहीं है जो कि इसकी सूचना हमें दे सके। बाकी आप कोई भी बैठे उसकी योजना बनाए और उसका
क्या कहते हैं अपडेट्स ले, मॉनिटरिंग करे, वो सही बात है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन सबको पता है एक छोटा सा अध्यादेश भी आता है। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले धनखड़ जी ने कहा था कि राष्ट्रपति सुप्रीम है, तो राष्ट्रपति जब सुप्रीम है तो एक अध्यादेश भी निकलता है, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से निकलता है। राष्ट्रपति भवन का अपना एक प्रेस डिपार्टमेंट भी होता है। तो भारतीय सेना की सुप्रीम कमांडर अगर भारत के राष्ट्रपति हैं, तो सैनिक कार्रवाई कुछ भी अगर होगी तो वो तभी होगी जब राष्ट्रपति उसको मंजूरी देंगे। अब भारत के संविधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अपने मन से वो राष्ट्रपति वही काम करते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको सलाह देता है। पहलगाम घटना के बाद पहली बार अभी मेरे ख्याल से, जैसे हम अभी कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, शायद भारत के कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है पहलगाम हमले के बाद। तो अब हमें इंतजार करना चाहिए कि वो बैठक राष्ट्रपति को क्या सुझाव देती है। स्वाभाविक है कि उन्होंने जो सुझाव दिया है वो सब चीजें सार्वजनिक नहीं होंगी। जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ा है क्योंकि इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर ये आ रही है कि कैबिनेट ने ये अहम फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना को मूल जनगणना में ही शामिल किया जाएगा। यानी कि जो जातिगत जनगणना जो है और जो अभी जनगणना कराई जाएगी उसमें इसको शामिल किया जाएगा। यानी कि मोदी सरकार जो है वो जातिगत जनगणना कराएगी। तो ये क्या एक बड़ा कदम ये हम मान सकते हैं, जातियों की जनगणना जो है वो इसमें ही शामिल होगी। ये बड़ी खबर है और ये एक तरह से इंडिया गठबंधन की और खास तौर पर राहुल गांधी की एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। डॉक्टर श्रीलम, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि ऐसे वक्त में जब जाहिर सी बात है कि देश दूसरी तरफ देख रहा है और दूसरे फैसलों की तरफ देख रहा है, सरकार का ये फैसला कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना को मूल जनगणना में ही शामिल किया जाएगा, इस कदम को आप कैसा मानेंगे? क्या ये राहुल गांधी की, विपक्ष की क्या बड़ी जीत आप इसको मानते हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जब ये पूरी पुलवामा की एक घटना हुई, अभी इसकी पहलगांव की जो घटना हुई, इस घटना के बाद में हमारे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था कश्मीर, पर्यटकों के शहीद परिवारों से मिलना चाहिए था, लेकिन वो गए बिहार। तो अभी उन्हें, जो आप बता रही थी कि बहुत अहम फैसला होने वाला है, तो हम लोग तो ये मान रहे थे कि जो फैसला होगा वो इसी से संबंधित होगा, लेकिन अगर फैसला ये निकला कि जाति जनगणना है तो फिर से बिहार आ गया। तो ये वाली बात अगर लोग ये जोड़ करके इसको देखें और अगर ये कहें कि भाई पुलवामा जिस तरीके से हुआ था उसके बाद भी चुनाव थे और उस चुनाव के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया था, तो हमको ये वाली बात भी समझ में आ रही है सीधे सीधे कि जो ये पूरी की पूरी घटना है जिसके बारे में अभी आपने कहा, तमाम सारे लोग ये बता रहे हैं कि सरकार ने माना है कि चूक हुई। ये मामला चूक का नहीं है, ये तो कोई ना कोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि आपने जितने हजारों लोग जहां पर हैं, जिस जगह पर हर 10 मीटर के ऊपर एक सुरक्षा कर्मी रहता है, मैं कम से कम 30-40 बार वहां पर गया हूं, और वहां पर अगर हजारों लोग के ऊपर कोई नहीं है तो ये कोई चूक नहीं है। या तो ये षड्यंत्र हो सकता है या फिर जो है ये एक बहुत बड़ा ये केवल चूक के अंदर नहीं आएगा, ये कोई ना कोई ने ऐसा निर्णय लिया। तो आज आप जो है कह रहे हैं कि हम जो है पूरे के पूरे टूरिस्ट तमाम सारी प्लेसेस को आपने बंद कर दिया, और जब लोग टूरिज्म के लिए वहां पर गए थे तब आपने उनकी जान की आपने चिंता नहीं की, और तब आपने बिहार की चिंता की। और अब जो फैसला था, हम लोग जो सुनना चाह रहे थे कि ये जो बार बार अपना रेटोरिक इनका हम सुनने को हमें मिलता है कि भाई यहाँ पर तो अभी 26 सैलानी मारे गए, उसके पहले तो पुलवामा में तो 40 जो है वो सैनिक मारे गए थे, है ना। तो उस समय भी आपने कार्रवाई की बात की थी, फिर क्या कार्रवाई की, अब उसके ऊपर बहस करना यहाँ पर बेकार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप केवल और केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो फिर उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि आप कैसे कांग्रेस को बदनाम करें, आप कैसे राहुल गांधी को बदनाम करें, आप कैसे विपक्ष को बदनाम करें, जबकि विपक्ष ने के सभी नेताओं ने बहुत ईमानदारी के साथ में। जी, इसमें ये जोड़ रही हूँ, माफ कीजिएगा, आपको मैं जोड़ रही हूँ इसमें कि लगातार ये कहा जाता रहा कि आप जातियों में बांट रहे हैं। जब जातिगत जनगणना की बात जब हुई तब ये कहा गया कि जातियों में बांट रहे हैं, आप मजहब में बांटते हैं। ये इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगातार लगाया जाता है। अब चूंकि बिहार इलेक्शन है तो
तो अब देखिए कि सरकार ऐसे वक्त में जब ये दूसरे फैसलों का इंतजार किया जा रहा है, ये फैसला लेती है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि वो कब करेगी, लेकिन एंड बिहार इलेक्शन से पहले अगर वो इस तरह के फैसले ले रही है, यानी कि वो विपक्ष के आगे झुकी है, यानी कि वो कांग्रेस के आगे झुकी है, यानी कि वो राहुल गांधी के उस नैरेटिव के आगे और पीडीए के उस नैरेटिव के आगे झुक गई है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि झुक गई है, वो झुकना ही था। जब ये बात जाति जनगणना की शुरू हुई थी, तो देखिए ये बात कोई आज की शुरुआत नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था पिछड़ा पावे 100 में 60, और उसके बाद में मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की सिफारिशें लगी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने का काम किया, फिर भी सरकारों ने लागू नहीं होने दिया। तो कौन लोग थे जिन्होंने लागू नहीं होने दिया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुल करके मंडल कमीशन की सिफारिशों का सड़कों के ऊपर विरोध करने का काम किया था। और ये जो आत्महत्या की घटनाएं जो पूरी हुई थी, इसके पीछे तमाम सारे लोग जो काम कर रहे थे, मनुवादी फोर्सेज, उसके अंदर ये लोग शामिल थे। तो अब जो कुछ भी हुआ है, तो ये तो इनको एक तरीके का प्रेशर है। देखिए, हम लोग ये बात शुरू से कह रहे थे कि ये प्रेशर के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो सरकार झुक गई, और इसलिए हम तो बराबर कहते हैं कि ये सरकार जो है डरपोक सरकार है, इसको झुकाने वाला चाहिए तो ये बराबर झुकती है। किसानों ने इसे झुकाया, अभी इंडिया गठबंधन ने इसे झुकाया, या पीडीए का जो अभियान चला उसने झुकाया, राहुल गांधी जी ने जो एक स्टैंड लिया उसने झुकाने का काम किया। लेकिन अभी जो मसला है वो मसला ये है कि ये कहा है, सब लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई पूरा देश एक हो जाओ। पूरा विपक्ष कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि हम इकट्ठे हैं। किस बात के लिए इकट्ठे हैं? आप किसके खिलाफ इकट्ठा करना चाह रहे हो? पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा करना चाह रहे हो? पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ इकट्ठा करना चाह रहे हो? वहां पर जो मिलिट्री है जो कि वहां की पॉलिटिक्स तय करना चाहती है उसके खिलाफ इकट्ठा करना चाह रहे हो, या मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा करना चाह रहे हो? ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। मैं लाग लपेट का मसला नहीं है, पूरा देश इकट्ठा है ना। ये बात हमने हर समय देखी है। जब चीन का हमला हुआ था तब भी देश इकट्ठा था, और जितने वॉर हुए पाकिस्तान के साथ में उस समय भी देश इकट्ठा था। तो देश और देश के नागरिक और विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी पॉलिटिक्स क्या है? आप अगर इस पूरी घटना को, पहलगांव की घटना को आपने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किया और गलत तरीके से बनाने का काम किया, तो जो लोगों ने, पूरे के पूरे यूट्यूबर्स ने और पूरे के पूरे पर्यटकों ने जिस तरीके से वहां की सब बातों का खुलासा हुआ, उससे ये साफ हो गया कि अगर किसी ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की तो कश्मीरियों ने बचाने की कोशिश की। और वहां की जो कश्मीरियत की जो संस्कृति थी वो पूरे देश और दुनिया के सामने गई। तो आप तो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे थे, आप तो हिंदू मुसलमान की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर देश एक है तो फिर हिंदू मुसलमान को भारत के अंदर एक नजर से ही देखना पड़ेगा। जो गांधी जी कह रहे थे, हिंदू और मुसलमान दोनों एक एक हमारी आंखें हैं, और अगर एक भी आंख को अगर चोट पहुंचती है तो वो भारत माता को चोट पहुंचती है। ये नजरिया तो आपका है नहीं, आपका नजरिया तो पूरा का पूरा ध्रुवीकरण करने वाला है। और आपने जो जैसा कहा कि पूरा रिवर्स गियर मारा है कि आप तो पूरा मंडल कमीशन के खिलाफ थे, आप जाति जनगणना के खिलाफ थे, और आप कह रहे हो कि हम जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। अच्छी बात है, करना ही था, पहले ही करना चाहिए था। लेकिन इतना ज्यादा एक भेद फैला करके, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अभी भी, मतलब पहले आपने धार्मिक जो है एक तरीके से ध्रुवीकरण करने का काम किया, और अब जातिगत कर रहे हो। ये क्या चीज है करणी सेना? ये कैसे रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला कर रही है बार बार? और आज जो है रामजीलाल सुमन ने पत्र लिखा है, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार श्रृंखलाबद्ध तरीके से उनकी हत्या कराना चाहती है। अगर ये पूरी स्थिति बनी हुई है तो आप तो जाति को भी आप बांटने का काम कर रहे हो। आपको ये कहना चाहिए था कोई सेना फेना कोई नहीं चलेगी, चाहे करणी सेना हो, चाहे बजरंग सेना हो, या कोई सेना नहीं चलेगी। सब जो है पूरा देश एक के है, इसके अंदर हम कोई किसी भी सेना को हम काम करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन सेनाएं चल रही हैं, और आज के दिन अक्षय तृतीया है। आप देख लीजिए कि तमाम सारे कौन कौन सी सेनाओं के कहां कहां कार्यक्रम हो रहे हैं, और उसमें कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग केवल बांटो और राज करो का एक रास्ता जानते जाते हैं, और ये पूरे देश की एकता अखंडता को ये खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। इन्होंने देश की सुरक्षा को खतरा में डालने का काम किया, और जो लोग इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको एफआईआर कर दी, नेहा राठौर के ऊपर एफआईआर कर दी,
है ना, वो एक और डॉक्टर के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर कर दी, है ना, फोर्ट पे घूमने बंद करने का काम किया। तो ये तरीका नहीं है। देश को एक लेने के लिए आपको जो है विश्वास में लेना पड़ता है। इसलिए तत्काल जो है विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए संसद का, और जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेके कार्रवाई करनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर आपने जो भी कुछ आपने बताया है, लेकिन उसके अंदर कोई डिसिसिव फैसले के बारे में आपने जानकारी नहीं दी है। अगर कोई बड़ा फैसला सरकार करती है तो जरूरी है कि उसकी घोषणा वो भारत के संसद का सत्र बुला करके करे, और पूरा देश, पूरी पार्टियां उसके साथ में खड़ी रहें। इससे सरकार की ताकत, देश की ताकत, देश की एकता अखंडता को मजबूती मिलेगी। और अगर आप केवल पॉलिटिकिंग करना चाहोगे, पॉलिटिक्स करना चाहोगे, बिहार को जीतने के लिए अगर आप इस तरीके की तिकड़म करना चाहोगे, तो फिर सब लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। लेकिन एक बार फिर से दर्शक अभी जुड़े हैं उनको मैं ये बता दूं कि सीसीपी की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि जो जनगणना कराई जाएगी उसी के साथ ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। यानी कि एक तरह से सरकार झुक गई है। सरकार जो पीडीए का नैरेटिव चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चलाया गया, जो इंडिया गठबंधन ने जो लगातार मांग की, आरजेडी ने मांग की, राहुल गांधी ने तो लगातार, किसी कोई ऐसा मंच नहीं होगा जहां से उन्होंने इस बात को नहीं कहा हो कि जातिगत जनगणना कराई जाए। बिहार में इलेक्शन है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले घबराई हुई सरकार नजर आ रही है। उसके दो एग्जाम्पल आप देखिए कि कैसे ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी को अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करना चाहिए था, वो बिहार जाते हैं, बिहार में जाकर कहते हैं कि पहले से ही उनका तय कार्यक्रम था लेकिन उसको रद्द नहीं करते, एक चुनावी रैली में जाते हैं और बिहार की धरती से कहते हैं कि वो दुश्मनों को कड़ा मैसेज दे रहे हैं। उसके बाद अब आप देखिए कि उनको ये लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव है शायद उस तरह से काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खासतौर पे बिहार की धरती में तो शायद काम ना करे वो, क्योंकि कब हमेशा बिहार के लोगों ने इसको नकारा है। और ऐसे वक्त में जब देश ऐसी मुश्किल घड़ी में है और लोगों को इंतजार था कि अब से कुछ ही देर में कोई बड़े फैसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो खबर ये आ रही है कि जातिगत जनगणना सरकार कराने जा रही है। यानी कि बिहार इलेक्शन को देखते हुए सरकार झुक गई है, क्योंकि उसके लिए वैसे भी कोई चीज अगर सबसे ज्यादा मायने रखती है तो इलेक्शन में हार और जीत है, उसके बाद कोई भी चीजें आती हैं। पहली टिप्पणी आपकी विवेक जी, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही है। सबसे पहले तो ये जो युद्ध का निर्णय है उसके बारे में कुछ कहा जाए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री है, इन्होंने यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में कहा था। ये कोई युद्ध का समय नहीं है, मतलब आज का जो समय है वो युद्ध का समय नहीं। युद्ध से कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो फिर आज आप युद्ध की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या सचमुच कर रहे हैं? मतलब अनाउंसमेंट तो भी हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हरकतें हम देख रहे हैं राजधानी में, दिल्ली में, तो लगता तो यही है कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उस तरह का पोस्चरिंग तो बना ही रहे हैं। अगर इतना करने के बाद अगर युद्ध न करे तो बहुत आश्चर्य होगा, और न करे तो अच्छा है, क्योंकि मैं एक नागरिक के नाते मेरा अपना एक विचार है, हर एक का अपना एक विचार हो सकता है। क्या आप युद्ध के पक्ष में हैं? एक नागरिक के नाते मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसका जवाब, इस जैसे घटनाओं का सॉल्यूशन युद्ध नहीं है। देखिए, जब ये जो घटना जिस तरीके से हुई है, आज तक इतने दिनों के बाद भी किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई तो जिम्मेदार है इसके लिए। हमारे में से, इस देश में, भारत में कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसे लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। वो तो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए और वो उन्होंने घटना की और वो चले गए, जो भी जिस तरह की बातें हम सरकार की तरफ से सुनते हैं, वो अगर सच मानी जाए तो आए कैसे? और वो जो हजारों लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे, वहां से कम 1.5 घंटे के अंतर तक कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जब वो घटना है उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में 1.5 घंटा वहां पर लगा। तो इतनी दूर तक सिक्योरिटी की व्यवस्था बिल्कुल मतलब सिक्योरिटी सैनिटाइज कर दी गई थी। क्यों? किसने सोचा, किसने डिसाइड किया? 20 अप्रैल से ये एरिया जो है उसको खाली कराया गया, मतलब टूरिस्टों के लिए ओपन कराया गया। 20 अप्रैल से ये जब ओपन किया गया, तो ओपन करने का डिसीजन किसने लिया? टूर ऑपरेटर्स ने। क्या टूर ऑपरेटर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? उनका देश है वो भाई। उस जगह पर जहां से आतंकवादी आ जा सकते हैं, वहां पर टूरिस्ट जा सकते हैं, ये निर्णय कौन लेगा?
ये तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर ही लेंगे ना, कौन लेगा, किसके पास है ये अधिकार। तो जिस किसी के पास इस बात का अधिकार है उसने अपने अधिकार का पालन कितना किया है, अनुपालन कितना किया है। किसी पर भी आपने कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान पर कार्रवाई तो बात की बात है, पहली कार्रवाई तो उस व्यक्ति पर होनी चाहिए, उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। किसके ऊपर कार्रवाई हुई है? पाकिस्तान के साथ युद्ध ये कोई सोल्यूशन है? और आतंकवादी अंदर जो आते हैं वो कैसे आते हैं? वो तो सीमा से जो जहां से भी उनको वो अंदर आ सकते हैं वो घुस के आ जाते हैं। कई बार तो वो फेंस को काट कर आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं फेंस को काट कर? आप अपनी स्मार्ट सिक्योरिटी क्यों नहीं करते? स्मार्ट सिक्योरिटी आपकी अगर होती तो ये घटना ही नहीं होती। ये जो आतंकवादी जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, माना जा रहा है कि ये पिछले 1.5 साल से कश्मीर में है। ये आधिकारिक तौर पर आई हुई जानकारी है, अधिकारियों ने पत्रकारों को बताई हुई, प्रेस में छपी हुई जानकारी है। 1.5 साल से ये आतंकवादी कश्मीर में है। तो 1.5 साल से कैसे कश्मीर में है और वो आप उसको कैसे ट्रैक नहीं कर रहे हैं? और अभी भी वो आपके हाथ में नहीं लगे हैं। तो कहाँ गए हैं वो? क्या पाकिस्तान चले गए वापस? पर चले गए तो कैसे चले गए? बहुत सारे सवाल है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। वो इतना ऊपर समझते हैं कि वो जब ऑल पार्टी मीटिंग हो तो उसमें जाते नहीं। उनको ये किसने फैसिलिटी दी है? ये अधिकार उनको किसने दिया है इस देश में कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में आप शामिल ना हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो प्रधानमंत्री देश के राजा है, आप जाइए चुनाव का प्रचार करिए। ये अधिकार उनको किसने दिया है? ये सवाल तो पहले प्रधानमंत्री से किया जाना चाहिए। अच्छा, आज तक इस घटना को लेकर सरकार ने पब्लिक के सामने, सरकार का कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से नीचे कोई भी इसके लिए मैं किसी से भी स्टेटमेंट नहीं लेना चाहूंगा। इस देश के नागरिक के नाते मुझे स्टेटमेंट चाहिए इस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से। क्यों आपने भाई, जब कभी इस तरह की घटना होती है, पश्चिम में होती है, अमेरिका में होती है, यूरोप में होती है, तो पहले राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जो भी है, हेड ऑफ स्टेट, वो जनता से बात करता है। आप क्यों नहीं करते? आपके देश के ऊपर है, आप पूरे देश से ऊपर है, आपको ये फैसिलिटी, ये सुविधा, आपको अधिकार दिया कि आप जनता से बात नहीं करेंगे। तो ये पहले तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना किया है पहले देखिए, बाद में पाकिस्तान के ऊपर। इस देश के लिए युद्ध आज की स्थिति में बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं। आप स्मार्ट सिक्योरिटी करिए, आप स्मार्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। और पाकिस्तान को चाहता है ये, पाकिस्तान का उद्देश्य ही ये है। आप में और आसिम मुनिया में फर्क क्या है? वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, आप भी हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। आप और आसिम मुनिया में क्या फर्क है? मेरे लिए आपको आसिम मुनिया से ज्यादा नजदीकी है और मेरे लिए आप आसिम मुनिया से ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर, एक अधिकारी और प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको देखता हूँ। आसिम मुनिया चाहता है हिंदू मुस्लिम हो भारत में, और आपकी पार्टी का भी, आपके जो आइडियोलॉजिकल, आपके जो फाउंटेन हेड है आरएसएस, उनकी भी चाहत यही है कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो। फिर आप में और आसिम मुनिया में फर्क क्या है? और आप कांग्रेस को कहते हैं देशद्रोही, राहुल गांधी को देशद्रोही। कौन देशद्रोही है? जो आसिम मुनिया के साथ है वो देशद्रोही है कि जो इस देश के हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है वो देशद्रोही है। पाकिस्तान के मंसूबे सक्सेसफुल हो, इस दृष्टि में कौन काम कर रहा है? इस दृष्टि से कौन काम कर रहा है? इस दृष्टि से तो आपकी पार्टी काम कर रही है, आपकी आइडियोलॉजिकल जो जितनी भी संलग्न संस्था है वो सारी काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है, बजरंग दल काम कर रहा है। तो आसिम मुनिया के साथ कौन है? आप है कि राहुल गांधी है? ये हुई बात। जहां तक इनकी देश प्रेम का सवाल है, ये एक नंबर के देशद्रोही है। अगर क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, इससे पाकिस्तान को मदद करना चाहते हैं, मैं इनको देशद्रोही मानता हूँ। दूसरी बात जातीय जनगणना की, इनके बहुत सारे फ्रंट्स ऐसे हैं, वो आज के दौर में इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि इस देश में कभी कास्ट सिस्टम था ही नहीं। एक इनका कोई सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट या कुछ है, कल ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस में खबर पढ़ी, वो किसी किताब का विमोचन करने जा रहे हैं जिस किताब में ये लिखा है, और उसका प्रमुख एक दलित, इनका जो इनका एक सब्जुगेट एक कोई दलित नेता है, जो उसने वो किताब लिखी है, उसको उसका स्टेटमेंट है कि इस देश में कभी कास्ट सिस्टम नहीं थी। ये उनसे इस तरह की बातें करवा रहे हैं, दलितों को और ओबीसी और बहुजन समाज को अपना अंकित बनाकर उनसे इस तरह की बात करवा रहे हैं। वो कर भी रहे हैं,
उनकी इनके गुलाम बनकर। इस देश में कभी कास्ट सिस्टम नहीं थी। उस आदमी को एट्रोसिटी एक्ट के तहत उस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए जो ये कह रहा है कि इस देश में कास्ट सिस्टम नहीं थी। इनके तरफ से इस तरह का प्रचार चल रहा है कि कभी दलितों पर अन्याय अत्याचार की जो बातें वो ब्रिटिशों ने इस देश के इतिहास में डाली, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इस तरह की बातें ये लोग करते, इतने बेशरम है ये लोग, इतने नालायक है। मतलब इनका, मैंने इससे भी पहले कहा है, इनका पूरा एजेंडा ये है कि हिंदुओं में अंदर कोई भी किसी भी तरह से रिबेलियन ना हो। हिंदू समाज के वो तबके जिनको इन्होंने हजारों साल दबा के रखा, सवर्णों ने हजारों साल दबा के रखा, वो अपने अधिकार की बात न करे, इसलिए उनको सबको एक गलत लड़ाई में, अनावश्यक लड़ाई में उलझा कर मुसलमान को, माइनॉरिटीज को उसका एक जरिया बनाकर उनके खिलाफ, एक उनको एनिमी बनाकर उनके खिलाफ सबको इकट्ठा करना, और ताकि हिंदू समाज के अंदर जो एक कास्ट का डायनामिक्स है, जो निचले तबके की जातियां जो अपने अधिकार की लड़ाई है, उस अधिकार की लड़ाई को छोड़कर वो एक ऐसे लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाए जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसकी कोई गरज नहीं है। ये इनका पूरा एजेंडा है। तो ये अगर देश की बात अगर हम करते हैं तो देश हित के खिलाफ सबसे ज्यादा काम करने वाले ये लोग हैं। इनका एजेंडा पहचानने की जरूरत है। मैं एक नागरिक के तौर पे ये कहूंगा, आज इस देश को युद्ध की जरूरत नहीं है, इस देश को स्मार्ट सिक्योरिटी की जरूरत है, जो ये लोग मुहैया नहीं करा सकते, क्योंकि ये युद्ध करना चाहते हैं। ये वॉर मॉन्गर्स है, ये युद्ध करना चाहते हैं क्योंकि उससे इनकी राजनीतिक रोटी ये सेक सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी आर पार की लड़ाई हो ही जाए, मतलब आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले ही ले, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए। तो आपको अभी, आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़े, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले ले, और चाइना के पास जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है उससे बड़ा है, अक्साई चीन वाला, वो भी आप लेकर दिखाएं। इस देश का पूरा नक्शा जैसा हम छापते हैं, उस नक्शे को रियलिटी में बदल के दिखाइए, तब जाके देश प्रेम की बात कीजिए, वरना ये सब फालतू की बातें बंद कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट आप बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप इंदिरा गांधी की और हमेशा नेहरू की बात करते हो, नेहरू को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इंदिरा गांधी ने वो करके दिखाया था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आप उसी पार्टी को लगातार देशद्रोही पार्टी, उन्हीं की फैमिली को लगातार आप देशद्रोही और ये सब आप दिखाते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। इतिहास में दर्ज होने का बहुत शौक है, तो आप भी एक ऐसे एग्जाम्पल जो है वो देश के सामने सेट कर दिए, ताकि फिर कोई इस तरह की उंगली ना उठा पाए। सिद्धार्थ जी, आपकी बात तब अधूरी भी रह गई थी, आप अपनी बात को पूरा भी कीजिए। और उसके साथ साथ ऐसे वक्त में जब देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें सुनने के लिए मिलेगा कि अब मोदी जी ने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि बड़ा कुछ होने वाला है, 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें हम कल से सुन रहे हैं, ताबड़तोड़ मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन जब खबर हमें सामने निकल कर आती है तो वो ये है सीसीपीए के बाद की जातिगत जनगणना जो है वो कराई जाएगी। यानी कि एक तरीके से आप जो विपक्ष नैरेटिव बनाया, उसी नैरेटिव को आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि जातियों के नाम पर बांट रहे हैं, राहुल गांधी देखिए जातियों की सियासत कर रहे हैं, ये सब तो आप उनको कहते रहे। और अब जो एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस को कोसता रहा, उसको बीजेपी क्या जवाब देगी? मतलब बिहार को लेकर इतने ज्यादा नर्वसनेस है, वो बार बार देखने के लिए मिल रही है। जी, जब पूरे जंगल में आग लगी हो तब मैं अपने घर में कुआं खोद रहा हूं या मैं अपने घर में कोई पूजा पाठ कर रहा हूं तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा। हमें सबको उम्मीद थी कि आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद जो ज्वलंत मामला है पहलगाम वाला, उस पर कुछ निर्णय हुए होंगे, उसके बारे में प्रेस स्टेटमेंट निकलेगा। उसके बदले अगर सरकार कोई दूसरे चीज पर, इंटरनल विषय, ये तो आंतरिक विषय है, क्या कहते हैं, जातीय जनगणना करना या नहीं करना, वो सही है या गलत है वो बाद में आएंगे, लेकिन ये तो आंतरिक विषय है। हमारे सामने अभी बाहरी संकट बहुत बड़ा है। तो बाहरी संकट इतना बड़ा है, उस समय आप अगर अंदर की घर में आप अपने कपड़े धोएंगे और कपड़े आयरन करने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है
कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, उसने 2024 के चुनाव के बाद अब ये समझ लिया है। उन्होंने उस 2024 के चुनाव में एक नारा दिया था 400 पार। लोगों ने पूछना शुरू किया कि 400 पार क्यों चाहिए, आप रिजर्वेशन हटा रहे हैं क्या? और उसके चलते उनको 400 पार से पर जो चले थे वो 240 की 2 बैसाखियों पर आ गए। सिर्फ बैसाखी पर नहीं आए, मैं अभी आपके कार्यक्रम चलते समय मैं डेटा खोज रहा था। 2019 और 2024 के बीच में भारत में 4 करोड़ वोटर ज्यादा बढ़े, मतलब 4 करोड़ ज्यादा लोगों ने वोट किया, लेकिन उसमें से कोई भी वोटर ने भाजपा को वोट नहीं किया। इसका मतलब बीजेपी का भी जो डाटा एनालिसिस टीम है वो समझ रहा है कि बीजेपी को नए लोग वोट नहीं कर रहे हैं, उनके जो पुराने लोग हैं उससे आगे उनकी वोट बढ़ नहीं रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी का जनसंख्या के अनुपात में वोट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नए लोग, जो देश में नए नए लोग आ रहे हैं, उनका वोट नहीं मिल रहा है, वो अपने वोट बैंक तक सीमित हो गई है। तो बीजेपी को मेरे ख्याल से राजनीतिक दल के नाते उसको पता है कि उसका जो वोट बैंक है, क्योंकि ये बहुत आश्चर्यजनक है जातीय जनगणना वाली बात, कि हमें पता है कि बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम जातीय जनगणना के खिलाफ है, आरएसएस भी जातीय जनगणना के खिलाफ है। दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि भारत के संविधान के अनुसार जब तक भारत में संविधान सम्मत आरक्षण है, तब तक तो आप आरक्षण तभी देंगे जब आपको पता होगा कि किसको आरक्षण देना है। तो आरक्षण जब तक भारत में संविधान सम्मत है, तब तक आपको आरक्षण की जनगणना तो करनी ही पड़ेगी। उसके वो नहीं करेंगे तो आप किसको सुविधा देंगे, किसको? वो जो आरक्षण में जो कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं वो कौन है, उनकी पहचान करने के लिए उनकी गिनती तो करनी पड़ेगी ना। किसी टीम को अगर रन बनाना है तो उसको पता तो रहे कि टारगेट क्या है, ऐसे ही तो हवा में तो बल्ला नहीं घुमा सकते। इस ये सब होते हुए देखिए, इसमें ये दिख रहा है कि एक तरफ तो भाजपा को सैद्धांतिक रूप से वो जाति भारत में जाति के विरुद्ध है, वो जातीय जनगणना के विरुद्ध तो है ही। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम जातीय जनगणना के सैद्धांतिक रूप से विरोध में रहते हुए भी व्यवहारिक स्तर पर अभी अगर ऐसे समय में जब आपके ऊपर बाह्य समस्या है, उस समय आप अगर अंदर की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ही यह है कि बीजेपी इकोसिस्टम को ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में उनका जो वोट बैंक खिसका था, हो सकता है पहलगाम होने के बाद और भी खिसक रहा है, क्योंकि लोगों के मन में जो पहलगाम हुआ है उसके बाद औसत भारतीय नागरिक के मन में एक गुस्सा है, उसके मन में एक दुख है, उसके मन में कहीं ना कहीं जो अन्याय हुआ है, जो सैलानी वहां मरे हैं, क्योंकि सैलानी वहां पर केवल कश्मीर के नहीं थे, कर्नाटक तक से दक्षिण भारत तक से सैलानी गए थे। तो कर्नाटक का भी जो नागरिक है ना, उसके मन में भी दुख है, उसके मन में भी पीड़ा है, उसको मन में भी है कि मेरे मेरे लोग जो गए थे, मेरे परिचित, मेरे दोस्त, मेरे राज्य के लोग, वो जो शहीद हुए, उनका उनका न्याय कब मिलेगा? और न्याय अभी मिलते हुए काफी देरी हो रही है, ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि भारत ने पुलवामा हमले, माफ कीजिएगा, पहलगाम हमले के बाद जो आधिकारिक स्टेटमेंट दिया था, भारत का आधिकारिक स्टेटमेंट ये था कि ये जो आतंकवाद हुआ है ये सरहद पार से हुआ है। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, भारत का ये अधिकृत स्टेटमेंट है कि ये सरहद पार से है। अब भारत के साथ 7 देशों के सरहद हैं, कौन सा सरहद पार है भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। उसके बाद दुनिया भर से हमें मिला संवेदना और सहानुभूति, और कल ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी पहलगाम हमले पर एक रेजोल्यूशन पास किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद में भी पहलगाम हमले की निंदा भी है, और जो आतंकवादियों ने किया है उनको सजा देने की भी बात है। लेकिन सरहद पार कौन सा सरहद है उसकी चर्चा नहीं है। मतलब ये आतंकवाद के प्रायोजक कौन है, इनके आका कौन है और वो कहाँ रहते हैं, किसी का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन 2019 में जब पुलवामा हुआ था, तब यही सिक्योरिटी काउंसिल ने जैश ए मोहम्मद का नाम भी लिया था और वहां के आकाओं का भी नाम लिया था। हमें पता है कि 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था, तो दुनिया ने देखा था कि उसके हैंडलर्स कराची में बैठ के हैंडल कर रहे थे। तो इस बार एक विशेष अंतर यह है कि भारत सरकार शायद अभी तक इस चीज के जड़ में जाने की कोशिश कर रही है कि पहलगाम हमले के पीछे किसकी साजिश है, कौन उसको आतंकवादी थे, उनके आका कौन थे, उनके प्रायोजक कौन थे। ये जड़ में भारत सरकार अभी जा ही रही है।
इसीलिए भारत सरकार सरहद पार की तो बात कर रही है, लेकिन भारत की 7 देशों के साथ सरहद है, किस सरहद की बात वो भारत सरकार भी नहीं कर रही है। यूनाइटेड नेशन भी किसी सरहद पार की बात कर रहा, जो यूनाइटेड नेशन में भी सरहद पार की तो बात हो रही है, लेकिन कौन सा सरहद ये बात नहीं हो रही है। और सबसे आश्चर्यजनक बात जो आपके कार्यक्रम के शुरुआत में आपने कही कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है। ध्यान में रखिएगा, यही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड 2018 से काम कर रहा है, मतलब पिछले 7 साल से मोदी सरकार के ही द्वारा नियुक्त लोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सलाह दे रहे हैं। अचानक एक संगीन मामला चल रहा है, इतना टाइट मैच चल रहा है, उस समय आप अगर बीच मैच में कोच बदल रहे हैं, इसका मतलब मामला कहीं ना कहीं बहुत संगीन है। क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ संगीन है, क्योंकि 7 साल से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को बदलने की जरूरत नहीं हुई, वो ऐसे ऐन मौके पर जिस समय पूरी की पूरी भारत की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है, भारत हो सकता है अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, सरहदों के उस पार क्या होगा या नहीं होगा, या जाना पड़ सके या नहीं पड़ सके, ऐसे समय में एक भारत की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड वो है जिसने 2001 में भारत के लिए इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया था। मतलब भारत की जो आज की परमाणु नीति है कि भारत किस स्थिति में किसी देश पर परमाणु हमला करेगा, किन देशों के ऊपर नहीं करेगा, भारत के परमाणु अस्त्र सेना के पास कितने होंगे, एयरफोर्स के पास कितने होंगे, और हमारे नौसेना के पास वायु सेना के पास कितने होंगे, ये पूरा का पूरा जो भारत का परमाणु नीति है जिसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बोला जाता है, वो यही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने बनाया और उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट किया, और वो अब दुनिया भर में हमारा सार्वजनिक दस्तावेज है कि भारत की अपनी परमाणु नीति ये है। इतने महत्वपूर्ण संस्था को ऐन मौके पर, जिस समय एक टाइट मैच चल रहा है, आप अगर कोच बदल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला काफी संगीन है। मामला क्या है ये हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला बहुत संगीन है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं भाजपा को ये तो मैंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, दूसरी तरफ से राजनीतिक रूप से अब ये स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा को मालूम पड़ गया है कि उसके कोर वोटर बढ़ नहीं रहे हैं। उसको ये भी शायद भरोसा है कि उसके जो कोर वोटर हैं वो कुछ भी करेंगे, वो अगर क्या कहते हैं जातीय जनगणना पर भी कर देंगे तो लोग उनके लिए कमिटेड हैं, उनके लिए वोट करेंगे। कम से कम जातीय जनगणना के नाम पर कुछ नए वोटर बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखे, जो कि बीजेपी को छोड़ चुके हैं। और खास करके ये जो पहलगाम मामला हुआ है उसके बाद जो भारत के सर्वदलीय बैठक में भारत के हर नागरिक ने यह स्पष्ट बोल दिया है कि सरकार कुछ भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, हो सकता है अगले 24-48 घंटे में उठाए, लेकिन क्योंकि अभी तक नहीं उठाया, इसीलिए लोगों में जो एक शंका का माहौल है, शायद उस शंका को शंका समाधान करने के लिए, अरे चलो भैया ये खाना नहीं तो कुछ दूसरा ही खिला देते हैं, मतलब हमने आपको बुलाया था मतलब अभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, भारत युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, उस समय आप अगर आंतरिक विषय पर कोई निर्णय ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी है, और ये काफी कुछ बताता है कि शायद भारत की सरकार अभी तक इस विषय में 2024 के चुनाव हारने के बाद उसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि भारत मतलब सरकार के नाते उसको करना क्या है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा काफी भ्रम की स्थिति पार्टी के मतलब भारत सरकार के अंदर है। आपने बिल्कुल सही कहा है सिद्धार्थ जी कि कंफ्यूजन की स्थिति जरूर है। ऐसे वक्त में जब हम ये इंतजार कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, इसका इंतजार किया जा रहा था। सीसीपीए की ये जो है इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता इसकी करते हैं। इसमें रक्षा मंत्री भी थे, इसमें गृह मंत्री भी थे, इसमें तमाम महत्वपूर्ण परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी थे, निर्मला सीतारमण, तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। और आज जो सीसीपीए की जो मीटिंग हुई उसमें तमाम लोग शामिल थे। उसके बाद ये लग रहा था कि महत्वपूर्ण फैसला, लेकिन महत्वपूर्ण फैसला क्या लिया जाता है कि जातिगत जनगणना है जो कराई जानी थी, जो कोविड की वजह से पेंडिंग थी, उसके साथ ही कराई जाएगी। अभी बताया जा रहा है कि शाम को 7 बजे राहुल गांधी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर सी बात है कि एक तरफ राहुल गांधी वहां शुभम द्विवेदी जो हैं कानपुर में जो जिनकी शहादत हुई उनके परिवार से मिले, उनके परिवारजनों को गले लगाया और कहा कि मैं महसूस कर सकता हूं क्योंकि मैंने भी आतंकवाद के तहत अपने पिता को खोया है, दादी को खोया है। ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन बहुत छोटा छोटा क्योंकि वक्त की कमी है,
विवेक जी से और डॉक्टर सुनीलम जी आपसे दोनों से एक प्रतिक्रिया, टाइमिंग की बात, आखिर इस वक्त क्या जरूरत थी ये करने की? ये सवाल अब देश तो पूछेगा और हम भी पूछ रहे हैं। देखिए, टाइमिंग तो बिल्कुल बिहार के चुनाव का टाइमिंग है, इसलिए ये किया है, टाइमिंग से एकदम स्पष्ट है। लेकिन अभी जो बात कह रहे थे सिद्धार्थ जी, ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं आया है कि पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ जो है वो लश्कर तौबा के साथ में उसका प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। बाद में टीआरएफ का जो प्रवक्ता है उसने भी कहा कि हमने जिम्मेदारी नहीं ली, हमारे जो है उसको हैक करके ये डाल दिया गया कि हमने जिम्मेदारी ली। बाद में जो यूनाइटेड नेशंस के यहाँ से सिक्योरिटी काउंसिल ने जो जारी किया उसके अंदर भी उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। तो बहुत सारे पेच है इसके अंदर, और मुख्य बात तो यह है कि सबके लिए जो जिम्मेदार है कि हम अपने पर्यटकों को सुरक्षा देने में असफल रहे। ये कह करके प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को पर्यटकों के घर पर जाना था, उनके परिजनों को कहना था कि हम नहीं बचा पाए, हम जो है शर्मिंदा है इसके लिए, और आगे जो है हमारे देश के किसी नागरिक के साथ में या किसी पर्यटक के साथ में ये घटना ना घटे, हम इसका जो है आपको विश्वास दिलाते हैं। ये कहने की जगह राहुल गांधी हर जगह पर जा रहे हैं, है ना। ये काम जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं है, ये काम खुद प्रधानमंत्री का है, ये काम गृह मंत्री का है, ये काम उन लोगों का है जो कि सुरक्षा के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। और अभी जो आपने बताया कि आप जब अभी चेंज कर रहे हैं, आपने जो है प्रतीक शर्मा चेंज किया अपना कश्मीर और लद्दाख का जो कमांड, जो जिनके पास कमांड है, आपने उनको चेंज करने का काम किया है। तो मतलब तो ये वाली बात एकदम साफ है कि आप कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं विवेक जी के साथ में जो उनकी भावना है कि वॉर जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो अपने आप में प्रॉब्लम है। और किस मुंह से प्रधानमंत्री जो है वो हमले की बात करेंगे, युद्ध की बात करेंगे, जबकि वो स्वयं जो है वो यूक्रेन के अंदर जो कुछ चल रहा है रूस के द्वारा, या फिर ये कहा जाए कि पूरे यूरोप के देश मिलकर के जो यूक्रेन के साथ खड़े होकर के उस युद्ध को एक तरीके से हवा पानी, रसद पानी देने का काम कर रहे हैं, या जिस तरीके से इजराइल के द्वारा पूरे तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है फिलिस्तीन को, तो आप दोनों युद्ध के खिलाफ में खड़े हुए हैं, और आप फिर युद्ध का ऐलान किस तरीके से कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग पीस एक्टिविस्ट हैं, और पूरे जो है पूरे के पूरे पाकिस्तान के जो पीस एक्टिविस्ट हैं और दुनिया के जो पीस एक्टिविस्ट हैं और भारत के अंदर जो लोग सक्रिय हैं, सब लोगों ने मिलकर के कहा है कि हम लोगों को बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। और अन्यथा दूसरा एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन लोग इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं। दूसरा ऑप्शन अभी बताया कि भाई चीन ने जो है हजारों किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में कब्जा के रखा हुआ है, और पीओके के लिए तो आपने सीट भी खाली छोड़ी हुई है अपने पार्लियामेंट के अंदर, वहां की असेंबली के अंदर। तो फिर जो है आपको कार्रवाई, सीधी सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हासिल केवल होगा जो डिफेंस डील करने के लिए वैंस साहब आए थे, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि अमेरिका ने इसकी तैयारी पूरी तरीके से की है, और अमेरिका और यूरोप की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनके हित इसके अंदर निहित हैं कि वो अपना पूरा का पूरा हथियार भारत और पाकिस्तान को दोनों को बेचने का काम करें। इसलिए हमारे जैसे लोग ये बराबर कहते रहे हैं कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा युद्ध पूरी दुनिया के अंदर यूरोप के अंदर लड़े गए, लेकिन बाद में उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया, है ना, और एक अलग रास्ता निकाला। उसी तरीके से भारत को भी यह रास्ता जो है, हम लोग तो जो है वो बांग्लादेश भारत पाक महासंघ करके हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाने का काम करते हैं, और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो हम तो किसी भी स्थिति के अंदर ये नहीं चाहेंगे कि इस देश जो है वो युद्ध के अंदर जाए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये है। मैं अभी कल जा रहा हूँ, मैं कल सूरत के अंदर जा रहा हूँ, जहां पर पूरे के पूरे सरकारी अस्पताल का जो है वो निजीकरण हो गया, गुजरात सरकार ने किया है, उसके खिलाफ में हमारी रैली है, तो उसके अंदर जा रहा हूँ। तो पूरे देश के अंदर आप शिक्षा को, स्वास्थ्य का, सबका आप निजीकरण कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि आपके पास में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है। तो आप युद्ध लड़ने के लिए पैसा कहां से आ जाएगा?
आपके पास में हवाई जहाज खरीदने के लिए और बम खरीदने के लिए और टैंक खरीदने के लिए आपके पास कहां से आ जाएगा पूरे के पूरे सिस्टम के लिए? मुझको लगता है कि ये देश के संसाधनों की बर्बादी होगी। आपको इतना सुरक्षा कवच अपना मजबूत करना चाहिए कि दुनिया का कोई भी देश आपकी सीमा पार नहीं कर सके। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसके अंदर जो कमी है उसको दूर करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, और उस कमी को दूर करने में पूरा देश, देश की सभी पार्टियां, देश का हर नागरिक खड़ा रहेगा साथ में। लेकिन आप वॉर मॉन्गरिंग करोगे, आप हिंदू मुसलमान करोगे, आप कश्मीर के खिलाफ में एक जनमत बनाने का काम आप करोगे, तो फिर जो है हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी शांति के प्रति जो प्रतिबद्धता उसकी है वो उसको दोहराने का काम करे। जी बिल्कुल। और आप अखबार देखें, अखबार की तमाम हेडलाइंस देखें, आपको हर कॉलम पर, हर पेज पर आपको नजर आ जाएगा यहाँ कश्मीरियों को टारगेट किया गया या मुसलमान को टारगेट किया गया, इस रेडी वाले को पीटा गया, उसका हिजाब जो है वो खींचा गया। इस तरह की खबरों से पटा पड़ा है। यानी कि आपकी लड़ाई है बाहर बैठे दुश्मन से, लेकिन आप उसका सहारा लेकर कैसे देश के मुसलमानों को और कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं पूरे देश भर में, वो भी सामने निकल कर आ रहा है कि कैसे इसको बेस बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है विवेक जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, आपसे लास्ट में आपकी प्रतिक्रिया कि ऐसे वक्त में जब ये देश इंतजार कर रहा था कि कोई बड़े फैसले की बात सरकार करेगी, मीटिंग्स कल से चल रही थी, आज भी हुई, तो लेकिन सामने निकल कर आया जातिगत जनगणना। यानी कि अगर कोई चीज मायने रखती है सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, तो वो तो चुनाव की हार जीत ही है। ऐसे वक्त में भी आप ये देख रहे हैं कि बिहार में आपको क्या सूट करेगा, पहले आप बिहार जाते हैं और फिर जातिगत जनगणना का आप ऐलान कर देते हैं। जी देखिए, जो देश के बाहर के जो दुश्मन है, अगर आप उनका केस स्ट्रांग बनाते हैं हिंदू मुस्लिम इस देश में करा के, तो इस देश के असली दुश्मन तो आप है, क्योंकि आप बाहर के दुश्मन के साथ उसका साथ दे रहे हैं, उसके एजेंडा को इस देश में आगे बढ़ा रहे हैं। उसका जो एजेंडा है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप इस देश में कर रहे हैं। तो इस देश के साथ कौन है? आप है कि अपोजिशन पार्टीज है? इस देश के साथ तो अपोजिशन पार्टीज है, आप इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये मेरा आरोप है, पहली बात। दूसरा ये है कि इन्होंने आज तक पाकिस्तान का नाम लिया है क्या? आप बताइए मुझे, किसने पाकिस्तान का नाम लिया है? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेना मोड, टाइम और टारगेट डिसाइड कर सकती है। अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। पिछले बार भी इन्होंने ऐसे ही कहा था। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है, उस किताब को छपने नहीं दे रही है शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। वो किताब अभी तक आई नहीं है स्टैंड पर। उस किताब में उन्होंने लिखा है, जिसके बारे में मीडिया में खबरें छपी हुई है, उन्होंने लिखा है कि जब इन्होंने सरकार से पूछा, जनरल नरवणे ने उस समय चाइना के साथ में डोकलाम में जब एक इम्पास हुआ था, उस समय जब आर्मी चीफ के तौर पर इन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या करना है मुझे, तो इन्होंने जवाब दिया था, ये 56 इंच वाले जो है, इन्होंने जवाब दिया था, आपको जो उचित लगता है वो कीजिए। अरे भाई, युद्ध लड़िए, कहीं ना कहीं युद्ध लड़िए, या फिर कहीं मत लड़िए युद्ध। आपने तो कहा था कोई हमारे देश के अंदर आया नहीं है, तो फिर आप तो ये कह सकते थे उनको कि हमारे देश में कोई आया नहीं है, तो आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? आपको क्या करना है? कोई आया ही नहीं है, तो आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? कम से कम ऐसा तो कहते जनरल नरवणे से। आज भी ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान आपका टारगेट है और ये युद्ध का समय अब है। समय मैं बता रहा हूँ, टारगेट मैं बता रहा हूँ, और मोड क्या है? युद्ध ये मोड है। ये आपने कहना चाहिए, आप उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो जनरल नरवणे क्या करते उस समय जब आप उनके ऊपर छोड़? ये निर्णय सरकार का है, लोगों ने भेजे हुए नुमाइंदों का, पार्लियामेंट का, सरकार का, कैबिनेट का निर्णय आप जनरल नरवणे पर छोड़ रहे हैं। निर्णय आप लें, निर्णय आपने लेना चाहिए। आप 56 इंच वाले हैं ना, तो आप लीजिए निर्णय, टाइम, मोड और टारगेट आप डिसाइड कीजिए, और आपके आर्मी प्रमुख को, एयर चीफ को और आपके नेवल चीफ को आप आदेश दीजिए, ये है आपका टारगेट, ये होगा आपका मोड और ये है आपका समय। है हिम्मत आप में? बोलिए। पाकिस्तान का नाम लिया है इन्होंने अभी तक कि हम इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो वो यूनाइटेड नेशंस ने नहीं लिया, वो तो दूर की बात हो जाने दो। इन्होंने लिया है कि बताइए कहीं इनका स्टेटमेंट आया है? सीमा पार से, सीमा पार से यानी क्या? पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं? व्हाई डोंट यू उटर द पी वर्ड? आप पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे? आप चाइना का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का भी नाम नहीं। तो ये और अभी लालू प्रसाद यादव ने, जी लालू प्रसाद यादव ने ये, जी मैं आपको ये बताना चाहती थी कि लालू प्रसाद यादव ने अभी
ये कहा है कि हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। जाति जनगणना पर लालू प्रसाद यादव ने केंद्र को ये घेरा है और ये कहा है कि हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है, क्योंकि लगातार आप ये देखिए, चाहे राहुल गांधी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, उन सबको जातिवादी कहा जाता रहा और कहा कि जातियों के नाम पर ये देश को बांट रहे हैं और अब उन्हीं के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये फैसला लिया गया है और इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठेगा ही उठेगा। जी कुछ कह रहे थे विवेक जी आप? जी, जिन लोगों का ये नैरेटिव फैलाने का काम चल रहा है कि इस देश में उस तरह का कास्ट सिस्टम था ही नहीं, उस तरह के अत्याचार हुए ही नहीं जिस तरह के अत्याचार की लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ने इस देश के इतिहास में डाला, ब्रिटिशों ने इस देश के इतिहास में डाला, उस तरह का कोई अन्याय अत्याचार इस देश के दलितों पर हुआ ही नहीं। इस तरह का नैरेटिव फैलाने में जो लोग लगे हैं वो इस देश के सच्ची और असली दुश्मन है, ये समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही। वक्त की कमी है इसलिए कार्यक्रम को मुझे यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही वो बेहद महत्वपूर्ण है और 7 बजे जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तब भी जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आएंगी वो जरूर है। लेकिन अब देश ये सवाल जरूर पूछेगा कि इस वक्त ये करने की क्या जरूरत थी, जब देश इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हैं आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए। कल से मीटिंग से दौर था और आज ये फैसला कि आप जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में सिर्फ एक बात है और वो है आने वाला बिहार का इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आप